हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स प्रो स्कूल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेमो क्लास के लिए भी बैठे हैं, इसलिए सभी को वेलकम। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि न्यू बैच शुरू होगी 1 अगस्त से। इस बैच का नाम मैंने रखा है मास्टर क्लास बैच, जो कि स्टार्ट होगी 1 अगस्त से। इसमें जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी ये होगी टीचर लेवल ट्रेनिंग मोबाइल रिपेयर की। ठीक है, टीचर लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर इस प्रकार से सिखाया जाएगा आप सभी को, कोई भी सर्किट की काफ़ी डिटेल इसमें नॉलेज मिलेगी। और ये क्लास अटेंड करने के बाद में आप फ़ोन रिपेयर भी कर पाओगे। फ़ोन को आप जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी कर पाओगे। अगर आप पढ़ाने का काम करते हो या पढ़ाने वाले हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, जिसमें आप समझोगे कि सेल्फ लर्निंग कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट सेफ वे में कैसे करना है ताकि कोई सेट खराब ना हो और आपका एक्सपेरिमेंट भी हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बहुत इजीली तरीके से कलेक्ट होती जाए। और इस बैच में स्पेशली जो ग्रुप सपोर्ट होगा वो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वाला होगा। और ये साल भर में एक ही बैच चलेगी 1 अगस्त की। अगले साल फिर से टीचर ट्रेनिंग शुरू होगा, लेकिन उसका डेट डिसाइडेड नहीं होगा। साल में सिर्फ एक बार टीचर ट्रेनिंग रखेंगे। लिमिटेड सीट रहेगी, लाइफ टाइम एक्सेस इसमें रहेगा। हर बैच में 1 साल का होता है, इसमें लाइफ टाइम का एक्सेस है। सर्टिफिकेट मेरे तरफ से मिलेगा। ऑनलाइन बैच रहेगी, ओनली ऑनलाइन बैच। ज्वाइन करने के लिए संपर्क बाद में कर लेंगे, अभी जो क्लास चल रही है इसको अटेंड करेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस होगा ये भी बता देता हूँ। हर बैच में जैसा मैं पढ़ाता हूँ इस बैच में भी वैसा ही होगा। शुरू के 10 डेज की जो क्लास होगी, डे 1 to 10, इसमें आप सीखेंगे लर्न बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सर्किट एनालिसिस, स्कीमेटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग। सर्किट एनालिसिस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका बेस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इनके बारे में। फिर आपको पता होना चाहिए जितने भी कोर कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ट्रांजिस्टर, एफईटी, जेएफईटी, बीजेटी, मॉसफेट। अब इसका जो मॉसफेट का पूरा परिवार होता है, एन चैनल, पी चैनल, उसमें डिप्लेक्शन जो टाइप होता है, ठीक है, जितने भी टाइप्स होते हैं टोटल 10 प्रकार के मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, ये सबको एन चैनल, पी चैनल, पीएनपी, एनपीएन सब मिला के ये थोड़ी लंबी क्लास चलती है। इसके बाद में सर्किट में आप पढ़ोगे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, उसके बाद में जाओगे आगे प्रोटोकॉल सर्किट, I2C, SPI, I2S, I3C, मीपी, जितने भी प्रोटोकॉल होते सब। तब जा करके आपको आएगा सर्किट एनालिसिस, स्कीमेटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग, बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, इसके बाद होगा नाउ मास्टर द प्रॉपर टेक्निक्स फॉर स्कीमेटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग एंड एनालाइजिंग सर्किट एक्यूरेटली। अभी भी सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं सभी। आप कहीं से भी मोबाइल रिपेयर सीखो, जब आप रिपेयर करने बैठोगे सर्किट को देखोगे, समझोगे, बिना स्कीमेटिक के भी सर्किट को देख करके उसका रीडिंग लेकर के आप माइंड में आपके एनालिसिस चलता है, भले वो एक्यूरेट हो या ना हो लेकिन चलता है। बस वही चीज़ को एक्यूरेट होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम रिपेयर भी कर पाओगे और सर्किट को समझ भी पाओगे और पढ़ा भी पाओगे। लास्ट में है सेक्शन वाइज लर्निंग विथ एडवांस फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। सेक्शन वाइज हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो एडवांस फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स होती है उसके साथ में। मतलब ये है कि जो मेरे को आता है, इतने समय से मैं जो प्रैक्टिस करते हुए, रिपेयर करते हुए सीखा हूँ, समझा हूँ, वो सारी चीज़ें आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में है एंड प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग स्किल। फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक भी प्रैक्टिकल है और ट्रबल शूट करने की जो स्किल है वो भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है मेरे तरफ से कि जो मैं 1 अगस्त को पढ़ाऊँगा उसके बारे में। और इसकी फ़ीस होगी 10,000। बट अभी जो डेमो क्लास चलेगा आधे घंटे का, ये डेमो क्लास आप देखो, समझो, आपको अच्छा लगे तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद आप तत्काल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको फ़ीस ओनली 7,000 होगी। और अगर आप इसको
नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो कभी तो 10,000 रहेगी। ये आज के लिए डेमो क्लास के बाद सबके लिए ऑफर है। अब आगे बढ़ते हैं। डेड मोबाइल की क्लास है, ठीक है, बूट सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, डेड मोबाइल भी समझेंगे। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज इन डेड मोबाइल। डेड मोबाइल के अंदर 4 कैटेगरीज देखेंगे। पहला है लो बूटिंग, हाई बूटिंग, नो बूटिंग, ऑटो एम्पियर कंजप्शन। वहां पर लिखा नहीं है लेकिन ऑटो एम्पियर कंजप्शन। सबसे पहले लो बूटिंग को समझेंगे। लो बूटिंग का मतलब ये है, जब आप पावर की प्रेस करते हो, जब पावर की ट्रिगर करते हो, तो 1 मिली एम्पियर से लेकर के 80 मिली एम्पियर तक का अगर कंजप्शन हो रहा है और उसके बाद डाउन हो जाता है, पावर की रिलीज करने पे एम्पियर कंजप्शन 0 हो जाता है, तो इसको बोलेंगे लो बूटिंग। कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन कर रहा है, उसके पास कोई डेड मोबाइल है, आप मॉडल बताओगे, सब कुछ बताओगे, लेकिन सबसे पहले आप बताओगे कि प्रॉब्लम है लो बूटिंग की। एम्पियर कितना कंजप्शन हो रहा है पावर प्रेस करने के बाद, और रिलीज करने के बाद में तुरंत 0 हो रहा है कि अप डाउन होके 0 हो रहा है। ये सब अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है ये रीडिंग। क्योंकि हम एक क्या बोलना चाहिए, डॉक्टर की तरह है, ठीक है, वैसे डॉक्टर बोलना चाहिए, मैं थोड़ा देसी बोलता हूँ तो डॉक्टर, हम सभी डॉक्टर की तरह हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो डॉक्टर लोग के पास वो हेडफोन होता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, और एक थर्मामीटर होता है, ब्लड प्रेशर नापने का होता है, उसमें वो सब रीडिंग ही देखता है और कैसा रीडिंग आ रहा है बस वो देखता है। उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ब्लड प्रेशर कितना है, डाउन है, अप है। लेकिन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग पावर प्रेस करने के बाद क्या स्टेबल है, अगर 80 में गया, 70 में गया तो स्टेबल है क्या, प्रेस करके रखे हो तो अनस्टेबल तो नहीं है, रिलीज करने के बाद क्या कुछ देर रुक के डाउन हो रहा है कि तुरंत हो रहा है, बग पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, कि पूरा बग बनने के बाद में, मतलब 08 है तो पूरा 08 बनने के बाद डाउन हो रहा है कि आधा बन के हो रहा है। ये हर एक चीज का अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग टाइप्स की जो फॉल्ट है, अलग अलग लाइन के अंदर की शॉर्टिंग ओपन सर्किट को ये इंडिकेट करता है। इसलिए इन सब को इतनी डिटेल में बोलना पड़ता है, ठीक है। कॉपी में लिखते चलो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, डोंट वरी, लेकिन कॉपी में लिखते चलो, तो क्लास के आखिरी में फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्लास के बीच में मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, बीच में कुछ अदर टॉपिक या थोड़ी कॉमेडी इसलिए चलती है ताकि आपको समय मिले लिखने का। सेकंड है हाई बूटिंग। हाई बूटिंग का मतलब आप थोड़ा सीरियसली समझो। हाई बूटिंग का मतलब ये होता है 80 मिली एम्पियर से लेकर के 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या जितना भी कंजप्शन करे 80 के ऊपर, और पावर की को रिलीज करने के बाद 0 हो जाए, ये होता है हाई बूटिंग। हाई बूटिंग में मान लो 700 मिली एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है लेकिन कहीं पे हीट नहीं हो रही, मतलब सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ऐसा भी केस आएगा, तो उसमें ज़्यादा फंसता है स्टूडेंट। मतलब हीट हो रहा है सब तरफ, नॉर्मल हीट हो रहा है, कोई एक्सट्रीम हीट नहीं मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसके बाद नो बूटिंग। नो बूटिंग का मतलब है पावर की ट्रिगर करके रखे हो लेकिन कोई बूटिंग नहीं है। लेकिन ये 2 तरह की नो बूटिंग होती है, ठीक है। पावर की प्रेस किए, कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं हुआ, फिर आप समझ गए कि नो बूटिंग में है, तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े, बक लाइन शॉर्ट होगी इसलिए नो बूटिंग, एक्सो है ओपन होगा, या फ्रिक्वेंसी नहीं बना रहा होगा तो नो बूटिंग, पावर की पे वोल्टेज नहीं होगा तो भी नो बूटिंग। लेकिन जब पावर की को प्रेस करके रखोगे 10-15 सेकंड तक और डीसी मशीन पे 0.001 या फिर 0.002 या 3 का भी कंजप्शन हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये नो बूटिंग में नहीं है, ये लो बूटिंग में। फ़ोन की सिक्योरिटी है कि वो कंजप्शन करने नहीं दे रहा, नहीं तो कंजप्शन करने देगा तो कोई हाई एम्पियर लाइन के कारण लाइन
इंटरनल बर्न हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं चैटिंग ऑन करूँगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, बस इतना बताओ। और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस वे में, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी 3 कैटेगरी मैंने बताया, ये तीनों समझ में आया? हाँ या ना में आप आंसर करो। ओके, बढ़िया। ठीक है, ऑफ करता हूँ अभी फिर से। इसके बाद आता है ऑटो एम्पियर कंजप्शन। सबसे इजी, मतलब कमा के देने वाला सेट। इसको हम बोलते हैं कमा के देने वाला सेट। जिस भी फोन में ऑटो एम्पियर कंजप्शन होता है तो वी बैट लाइन, वीपीएच लाइन बस आपको ज़्यादातर देखना होता है। 90% केस इसी में सॉल्व हो जाता है। अब जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा जटिल, है ना, वो सब के लिए फिर हम डिस्कस करेंगे आखिरी में। तो अभी हम पहले पावर सीक्वेंस को समझ लेते हैं। यहां पे है बूट पावर। एक चीज है, मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। बूट पावर, देखो यूट्यूब पे मेरा काफ़ी सारा वीडियो रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा वाला स्ट्रक्चर मैंने समझाया है उसमें। ये वही स्ट्रक्चर है यूट्यूब पे, पहले मैं पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा, समझा, और ज्यों का त्यों सेम टू सेम जा करके यूट्यूब पे फिर कॉपी पेस्ट किए। उनके में भी काफ़ी सारी गलती, मिस्टेक है। क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने एक छोटा सा मिस्टेक रखा था और वही चीज़ वहाँ पर कॉपी पेस्ट है। मेरे चैनल पे खुद मैंने इसको रखा हुआ है विथ मिस्टेक, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो यूट्यूब पे मेरे को मैसेज या कमेंट किया हो कि सर ये लाइन आपने थोड़ा गलत बनाया है। आखिरी में इस पे बात करेंगे। अच्छा, रीज़न ये था, जो भी स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, उनको मैं पूछता हूँ आप बूट सीक्वेंस का वीडियो देखिए, बोलते हैं हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें कोई गलती मिली? नहीं मिली। फिर मैं पूछता हूँ आप कितने जगह से सीख चुके हो? उसके बाद समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्टूडेंट को अभी भी समझनी है, जाननी है, सीखनी है। बस यही रीज़न से ये यूट्यूब पे है। अब जो एक्चुअल मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान देंगे। ये है बूट पावर या फिर पावर सीक्वेंस, कॉपी में लिख लो। बूट सीक्वेंस अलग होता है, पावर सीक्वेंस अलग होता है मेरे भाषा में, मेरे हिसाब से। क्योंकि जो सीपीयू को पावर सप्लाई हो रही है उसको हम बोलते हैं पावर सीक्वेंस। उसके बाद बूट प्रोसेस शुरू होता है उसका अपना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कर्नल इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। सभी आईसीयों से बातचीत होती है सीपीयू की, वो अलग चीज़ है, वो अगला स्टेज है। अभी हमको सिर्फ बात करना है पावर सीक्वेंस के बारे में। तो पावर सीक्वेंस में सबसे पहले आता है वी बैट या वीपीएच, वोल्टेज फॉर फोन। इसके बाद में है बक वोल्टेज फॉर सीपीयू, क्योंकि सीपीयू का ही तो पावर सीक्वेंस समझना है। सीपीयू का पावर सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा तो इसके बाद में मैक्सिमम डेड मोबाइल आप खुद से ही रिपेयर कर पाओगे। इसके बाद आता है एलडीओ वोल्टेज फॉर सीपीयू, मेगाहर्ट्ज फॉर सीपीयू और किलोहर्ट्ज फॉर सीपीयू, KHZ। ये 5 चीजें होती है जो किसी भी फोन को पावर देने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब बूट प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला वी बैट यानी कि वीपीएच के बारे में।
VPH फॉर बूट पावर, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बूटअप प्रोसेस। ये है बैटरी का कनेक्टर, सभी समझ पा रहे हैं, सभी टेक्नीशियंस हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले VBAT की लाइन प्राइमरी पावर आईसी में जाती है। अभी सबको लग रहा होगा अरे यार ये तो बेसिक सी बात है, हमको भी मालूम है, इतने टाइम से रिपेयर कर रहे हैं, इसमें ये क्या नया बता रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जाता है प्राइमरी पावर आईसी में, चाहे वो MTK हो, BQ हो, PMI हो, सैमसंग की हो या कोई भी, VBAT जाता है पहले प्राइमरी पावर आईसी में, उसके बाद में प्राइमरी पावर आईसीज को कन्वर्ट कर देती है, मतलब इसके नाम को कन्वर्ट कर देती है VPH पावर में। इसके बाद ये बहुत जगह जाता है, पावर में जाता है, RF में, ठीक है, LCD ग्राफिक आईसी में, ऑडियो में, और एक्सटर्नल जितने भी LDO सर्किट लगे हैं, LDO आईसी, उनमें भी जाता है। ठीक है, एक सेकंड अभी दोबारा पूछ लेता हूँ। इतना जो बता रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही है, 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं जितने भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ रिपेयरिंग की, जिसमें मैं डेड मोबाइल रिपेयर करके बताता हूँ, उसमें पहले मैं डीसी की रीडिंग देखता हूँ। डीसी रीडिंग में ये तो उल्टा और सीधा डी बन गया, डीसी रीडिंग में उल्टा जेड, ठीक बन गया जो भी है। डीसी रीडिंग के अंदर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये रीडिंग क्या आ रही है, क्या कंजप्शन आ रहा है, ठीक है, पावर प्रेस करने के बाद में। उसके बाद मतलब वीडियो के अंदर बताता हूँ कि देखो ये मल्टीमीटर से मैं टेस्ट कर रहा हूँ VBAT पे, इसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या प्रॉब्लम होगी। उसका रीज़न यही है कि ये 5 चीज़ें मेरे को अच्छे से क्लियर पता है, इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे शॉप में भी बैठ के मैं रिपेयरिंग करता हूँ, सुबह से रात तक बैठा रहता हूँ। जो भी सेट आता है डेड मोबाइल, इसी से रिलेटेड, इसी सीक्वेंस में मैं रिपेयर करता हूँ। क्योंकि मेरे अभी आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा वीडियो का। तो सुबह से शाम तक, रात तक जो मैं दुकान में बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं सीख रहे हैं, मेरे यहाँ डेड मोबाइल ही ज़्यादा आता है, क्योंकि जो आसपास के दुकानदार होते हैं बेसिक काम वो खुद भी कर लेते हैं, हमारे पास जो भेजते हैं डेड भेजते हैं या नेटवर्क का। तो यही सीक्वेंस में रिपेयरिंग करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप आगे काम कर पाओ उस पर। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, VBAT सबसे पहले जाता है प्राइमरी पावर आईसी में, उसके बाद वो जाता है VPH बन करके अलग अलग आईसीओ के अंदर, अलग अलग सर्किट के अंदर। तो जितने भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट है, चाहे वो ग्राफिक हो, LCD का जो बैकलाइट का हो आईसी, ऑडियो आईसी हो, RF PF हो, पावर, ये सभी में जाता है, तो सभी में कंजप्शन होता है। इसलिए हर आईसी यहाँ पे बाहर में ऐसे कैप लगा के रखती है बहुत सारे हाई वैल्यू के माइक्रोफेरेड वाले, ताकि जो भी इधर कंजप्शन हो रहा है उसको बैलेंस रख सके। अभी डेड मोबाइल मेरे पास आएगा, ठीक है, उसमें लो बूटिंग होगी, लो बूटिंग में कई बार होगा, आप सब कुछ चेक कर चुके हो फिर भी लो बूटिंग है। कई बार ये होता है कि VPH जो पावर है इसको चेक करना स्टूडेंट भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर से, अभी ये पुराना मॉडल है Redmi 5A का, तो वहाँ पर फ्यूल गेज होता है। इन फ्यूचर किसी बड़े मॉडल के अंदर फ्यूल गेज अलग से देगा, तो भी आपको समझ रहेगा कि हाँ फ्यूल गेज नाम की एक चीज़ होती है।
तो सबसे पहले जो बैटरी का वोल्टेज है फ्यूल गेज के अंदर जाता है। अगर मान लो फ्यूल गेज में नहीं गया तो आप इसको डायरेक्ट समझ लेना। सबसे पहले ये जाएगा प्राइमरी पावर आईसी में। प्राइमरी पावर आईसी कौन सी हो सकती है? पीएमआई, एमटीके और बीक्यू जो यहाँ पर लगी है 25601। तो जब वी बैट यहां पर जाएगा तो इंटरनली एसवाईएस के द्वारा इस प्रकार से वीपीएच पावर बनेगा। अब मान लेते हैं कि वीपीएच लाइन शॉर्ट है या वहां पर लीकेज है, या फिर ये जो प्राइमरी पावर आईसी है यानी कि बीक्यू चार्जिंग आईसी, इसका इंटरनल मॉसफेट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि मॉसफेट के अंदर है क्या चीज? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मटेरियल है और डिप्लीशन लेयर है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी हो सकता है ओपन सर्किट हो, करंट का फ्लो एबनॉर्मल हो, जिसके कारण क्या होगा, जब आप पावर की प्रेस करोगे, पावर की प्रेस करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है 3.95 ऐसा समथिंग कुछ वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन जब आपने पावर की प्रेस किए और मल्टीमीटर को यहाँ पे लगा के रखे और अचानक आपको वोल्टेज मिला 3.5 या फिर 3.55 या फिर 3.59, तो इस कंडीशन में आपका फोन ऑन नहीं होगा बैटरी से। कई बार ऐसा होने के बाद में आप बैटरी के अंदर का जो शंट रजिस्टर होता है उसको बाईपास कर देते हो, तो कई बार वो ठीक हो जाता है। लेकिन आप नया बैटरी लगा दिए, डीसी मशीन से भी ऑन किए, तो भी फोन ऑन नहीं हो रहा, लो बूटिंग में जा रहा है या हाई बूटिंग में जा रहा है, दोनों कैटेगरी में जा सकता है। तो अभी आप क्या करोगे? फिर आप चेक करोगे मल्टीमीटर से इसी चीज को डीसी से कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद में डीसी में अगर 0 एम्पियर कंजप्शन है, उसके बाद भी यही हो रहा है बार बार, तो फिर प्राइमरी पावर आईसी चेंज करके देखोगे, या फिर चेंज करने से पहले जो वीपीएच लाइन है यहाँ पर 3.9 या 4.2 डायरेक्ट इंजेक्ट करके देखोगे। अगर कोई ऑटो एम्पियर कंजप्शन होता ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि ये लाइन आपकी शॉर्ट है। अगर कोई कंजप्शन नहीं होता तो फिर इसको चेंज करके देखो। इसके बाद कई बार सेट रिपेयर हो जाता है। बाकी ये जितनी भी आईसीयों के अंदर जाता है, कोई भी आईसी इंटरनल लीकेज में होगी तो भी आपका जो सेट है रीस्टार्ट करता रहेगा या फिर लो बूटिंग हाई बूटिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ ताकि जो एडवांस लेवल तक जाएंगे तो कंफ्यूजन ना हो किसी भी स्टूडेंट को, हर कोई रिलेट भी कर पाए और रिपेयर भी कर पाए फिर। ओके, इसके बाद अभी आपने देखे जो वी बैट है वो आगे जा करके बन जाता है वीपीएच पावर। वीपीएच पावर बनने के बाद में ये जाता है बहुत सारी आईसीओ में, उसी प्रकार से ये जाता है पावर आईसी में भी। जब पावर आईसी में जाता है तो पावर आईसी सबसे पहले इसमें बक वोल्टेजेस बनाती है, बक वोल्टेज फॉर सीपीयू। जैसे कि यहाँ पर एक वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है एपीसी, माने एप्लीकेशन प्रोसेसर। अब ये सीपीयू का कोर वोल्टेज, जैसा आप सुनते आए हो हमेशा से, जो हमारा कोई भी प्रोसेसर होता है डुअल कोर होता है, ठीक है, क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है, मतलब कि सीपीयू के अंदर भी अलग अलग विभाग है, अलग अलग सीपीयू है, तो हर एक सीपीयू को हम कोर बोल देते हैं। तो अगर इसके अंदर दो अलग अलग सीपीयू लगे होंगे अलग अलग वर्किंग के लिए तो उसको हम बोल देंगे डुअल कोर। अगर इसके अंदर 4 लगे होंगे तो हम उसको बोलेंगे क्वाड कोर।
8 लगा होगा तो ऑक्टा कोर। तो जितने भी कोर हों, अब हमको सीपीयू रिप्लेस तो नहीं करना है कि डुअल कोर है तो उसको ऑक्टा कोर बना दें, ठीक है। ऑक्टा कोर है तो उसको वैसे ही रिपेयर करना है, डुअल कोर है तो उसको वैसे ही करना है, क्वाड कोर है तो वैसे ही करना है। लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि कोर का मतलब क्या होता है। अब जैसे इसके अंदर का ग्राफिक सेक्शन है, डीडीआर है, आर्ड्रीनो है, ठीक है। जितने भी ये सेक्शन है वो सब अपने आप में एक मैनेजर सीपीयू है जो मैनेजमेंट कर रहे हैं इंटरनल। उन सबको जो प्रोसेसिंग कराता है उसको बोला जाता है एपीसी, एप्लीकेशन प्रोसेसर। ये शक्तिमान होता है इसके अंदर। यही है जो सबको अपना वर्किंग देता है, उसको प्रोसेस कराता है। ईप्रोम जो होता है वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, ये अभी सिर्फ डेमो क्लास है। ये है जीआरए, ग्राफिक सेक्शन, मोडेम जो कि नेटवर्क को संभालता है। इसके बाद में एक वोल्टेज है जो कि वीएस, वीएस माने वोल्टेज सप्लाई, एफपीआर हो गया, फॉर था वो, सही कर लेते हैं इसको, वोल्टेज फॉर, वोल्टेज सप्लाई फॉर सीपीयू। ना ना, वोल्टेज सप्लाई फॉर सीपीयू नहीं है। क्या है ये? वीएस, वोल्टेज सप्लाई फॉर एलडीओ। जो इसके इंटरनल एलडीओ होते हैं उसके लिए ये वोल्टेज सप्लाई करता है। कैसे करता है आगे समझेंगे। यहाँ पर आपको एक बड़ा सर्किट दिखाई दे रहा है जो कि पावर आईसी का सर्किट है। यहाँ पर जो ये इनपुट है ये है वीपीएच वोल्टेज। वीपीएच वोल्टेज इधर आता है, ठीक है। इंटरनल स्विचिंग होती है, तो स्विचिंग होने के बाद में ये जो है आउटपुट, जितने भी बक सप्लाई है ये बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी हम समझेंगे, ठीक है। समझने के लिए यहाँ पर दो डायग्राम है, एक पुराने मॉडल का है और दूसरा है रेडमी का K20 का और एक है रेडमी 5A का। इन दोनों में ही जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है बक सर्किट है। इसमें जो बक सर्किट है यहाँ पर इनपुट हो रहा है वी इन, वोल्टेज इन फॉर S1। S का मतलब है बक वोल्टेज। किसी भी सर्किट में अगर क्वाइल लगा है, क्वाइल के बाद में S1 या S2 से उसको संबोधित किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्विचिंग वोल्टेज है, यानी कि बक वोल्टेज है। तो यहां पर देखोगे तो VSW वोल्टेज स्विचिंग, S1 यानी कि वोल्टेज नंबर 1, आउटपुट में इसका जो वोल्टेज है 1.225। इसके बाद नीचे जो है वो भी सेम सर्किट है, वहां पर आपको V इन लिखा है S1, यहां पर लिखा है VDD S1। क्योंकि आपने पहले दिन की क्लास ना चौथे या पांचवें दिन की क्लास में समझे हो ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर की सप्लाई कहीं पर भी अगर आती है तो उसको VDD या VCC से इंडिकेट किया जाता है सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर ये सर्किट है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर यहाँ पे लिखा है VDD S1। तो VDD माने अंदर लगा है ट्रांजिस्टर, कौन सा है? मॉसफेट है। VCC होता तो मतलब BJT लगा होता। इसके बाद में आगे स्विचिंग होती है। एक चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पर पूरा ऐसा डब्बा बना करके नहीं समझाया, ठीक है। अब उसको मैं थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ। अगर ये आएगा तो अंदर ट्रांजिस्टर लगा है, इसके बाद ये इधर को जाएगा। अब यहाँ पर जो है गेट होगा तो गेट में PWM मिलेगा। आगे आपको स्विचिंग देखने को मिलेगी। अगेन जैसा मैं शुरू की क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, इसको आप कैसे चेक कर पाओगे? हर्ट्स मोड में कल की जो क्लास होगी उसमें आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। एक चालू फ़ोन में, एक डेड फ़ोन में, या फिर एक डेड फ़ोन के अंदर या चालू फ़ोन के अंदर, जो मेरे पास उस समय काउंटर पे होगा उस पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी जो है स्विचिंग होती है
स्विचिंग को हम फ्रिक्वेंसी के मोड पे यानी कि हर्ट्स के मोड पे कैसे देख पाते हैं और कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी दिखेगी, जैसे कि APC है, कोर है, गोल्ड कोर है, सिल्वर कोर है, कुछ भी लिखा होगा, GRA लिखा होगा, उसमें जो आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी स्विचिंग में, क्या वो सही है कि गलत है, कैसे आप समझोगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बता दी जाएगी। जिसके बाद कोई भी डेड मोबाइल आपके पास रिपेयर होने के लिए आएगा, उस पर आप क्लियरली बोल पाओगे अगर यहाँ पे बग नहीं बन रहा तो ये पावर IC फॉल्टी है कि लाइन फॉल्टी है, एक्यूरेट तरीके से बता पाओगे, रिपेयर कर पाओगे और रिपेयर होगा। थोड़ा बस समझदारी रखना है। इसके बाद में ये आप जो देख पा रहे हो ग्राउंड, ये ग्राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंटरनल इस प्रकार से एक डायोड होता है जो कि कनेक्टेड होता है इधर से, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो कॉइल के आगे होता है। अगर ये ग्राउंड हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो आगे बक वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर ये IC ख़राब हो जाएगी, ये PWM सिग्नल यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, तो भी आगे वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो एम्पियर है ये ज़्यादा हायर एम्पियर नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फीडबैक आ रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक है ओनली। यहाँ पर जो एम्पियर बन रहा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। यही रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर जो फीडबैक आ रहा है ये पॉजिटिव भी आ रहा है और ये नेगेटिव भी आ रहा है। आगे हम स्कीमेटिक के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आता है, प्लस माइनस सब कुछ सही होगा। ये फीडबैक को अगर हटा दोगे तो भी आपका जो बक वोल्टेज है वो नहीं बनेगा, या एक चीज़ और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, CPU डेड होने का। CPU क्यों डेड होगा ये आपको कल एक एनिमेशन के द्वारा बताऊंगा कि कैसे CPU डेड होता है। अभी इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आएगा मेगाहर्ट्ज़ और किलोहर्ट्ज़। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उन सभी को पता है, कहीं पर भी ब्लू कलर की लाइन अगर बन रही है तो ब्लू कलर की लाइन का मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, और ग्रीन कलर की लाइन अगर बन रही है तो वहाँ पर डाटा है, और रेड है तो मतलब वोल्टेज है। अब ये है एक्सो। एक्सो का मतलब है कि ये मेगाहर्ट्ज़ वाला क्रिस्टल है। डे 7 की जो क्लास थी या 6 की क्लास थी उसमें आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भी मिला था जिसमें आपको बताया गया था कि क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करते हैं, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट होती है। अगर नहीं देखे हो ध्यान से तो आज आप देख लोगे, क्योंकि कल स्कीमेटिक को काफ़ी डीपली हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो सर के ऊपर से ना जाए। तो यहाँ पर है एक्सो। अब ये बनाता है मेगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ बना करके जो फ्रीक्वेंसी, इधर से वोल्टेज आता है और इधर से फ्रीक्वेंसी इन होती है यहाँ पर। इन होने के बाद डायरेक्ट मेगाहर्ट्ज़ चला जाता है CPU के लिए, एक जगह और जाता है नेटवर्क सेक्शन में WTR को। लेकिन एक डिवाइडर सर्किट बना करके, जैसे वोल्टेज का डिवाइडर सर्किट होता है वैसे फ्रीक्वेंसी का भी डिवाइडर सर्किट होता है, वो बना करके इंटरनली भेज देते हैं किलोहर्ट्ज़ में। जो मेगाहर्ट्ज़ था अब वो किलोहर्ट्ज़ बन जाएगा। इसके बाद ये आउटपुट होगा, CPU को जाएगा 32.768 किलोहर्ट्ज़। और काफ़ी सारे मॉडल के अंदर इंटरनल किलोहर्ट्ज़ क्रिस्टल हो सकता है, काफ़ी सारे मॉडल में आप पावर IC के मेगाहर्ट्ज़ से डिवाइड होकर के जाता है। यहाँ तक हुआ आपका बक वोल्टेज, मेगाहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़, VPH यानी VBAT जो कि सबसे प्राइमरी। इसके बाद पांचवी जो चीज़ है वो है LDO सर्किट, LDO वोल्टेज फॉर CPU। यहाँ पर आप देखो पावर IC है, पावर IC में काफ़ी सारी लाइंस है, जैसे कि
L1 से शुरू होकर के L9 तक की। एलडीओ वोल्टेज बनाने के लिए पावर आईसी सबसे पहले वीपीएच पावर भेजेगा डायरेक्ट पावर आईसी में। इसके द्वारा कुछ एलडीओ वोल्टेज पहले ही बन जाते हैं, चाहे वो एक्सओ के लिए हो, आरटीसी के लिए हो, सीपीयू के लिए हो। जो ऑलवेज ऑन वोल्टेज होते हैं वो वीपीएच के द्वारा पहले ही बन जाता है। इसके बाद में जो सेकंड बनते हैं वो होता है बक फॉर, यहाँ पर मिड एलडीओ लिखा है लेकिन लोअर एलडीओ भी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है वीएस फॉर एलडीओ, दो तरह के एलडीओ वोल्टेजेस होंगे। एक काम करते हैं, हम आपको स्कीमेटिक के अंदर ही दिखा देते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। ये बक वोल्टेज है VREG S3 1P325 और इसके बाद में है VREG S4 2P05। एक वोल्टेज है 1.3, दूसरा है 2.0, मतलब 0.7 का अंतर है, डिफरेंस है। एक 0.7 ज़्यादा है, एक 0.7 कम है। तो जो 0.7 कम है यानी कि 1P325 है वो बनता है लोअर एलडीओ, और यहाँ पर जो 2P05 है वो बनता है हायर एलडीओ। अब मेरा बात आप थोड़ा ध्यान से समझो। 2.0 वोल्ट है, ठीक है, क्या वो एलडीओ सर्किट में 2.8, 2.9 या 3.3 बना सकता है क्या? मैसेज ऑन है, जल्दी हाँ या ना बताओगे अपनी समझ बुद्धि से। ऑन है? हाँ ऑन है। पुराने नए कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, खतरनाक रिप्लाई। और बताओ बना सकता है कि नहीं बना सकता? हाँ या ना में रिप्लाई करते जाओ। हाँ मने बना सकता है, ना मने नहीं बना सकता है। अगेन मैं क्वेश्चन दोहराता हूं, यहां पर जो VREG S4 ये है, जूम करता हूं थोड़ा सा, यहां पर लिखा है VREG S4 पावर फॉर हाई वोल्टेज एलडीओज। क्या 2.05 वोल्टेज एलडीओ सर्किट में 2.0 से ज़्यादा वोल्टेज यानी कि 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 इस प्रकार के वोल्टेज इस लाइन के द्वारा बन सकते हैं अगर ये एलडीओ सर्किट में जाता है तो? अभी हाँ या ना अपनी समझ बुद्धि से बताओगे। लगभग यहाँ 13 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। जो पुराने हैं वो स्टूडेंट्स हैं, जो नए यहाँ पर अभी आए हैं वो टेक्नीशियंस हैं, मतलब कहीं और आप सीखे होगे। तो अब अपनी समझ बुद्धि से बताओ क्या ये बना सकता है हायर वोल्टेज? तो कहाँ गए दीपक भाई? हाँ जी, VREG ज़्यादा नहीं बनता। वेरी गुड। तो कितना बनता है? इससे कितना ज़्यादा बनेगा या इससे कितना कम बनेगा ये बताओ। आशीष भाई कितना ज़्यादा बना सकता है या कितना कम बना सकता है ये थोड़ा सा बताने का प्रयास करो। दीपक भैया ऐसे पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? मैक्स 2.2 खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। एलडीओ का मतलब क्या होता है? अगर मैं 2 वोल्ट दूंगा तो आउटपुट में 2 से नीचे जाना चाहिए। आउटपुट में मेरे को 2.9 मिल सकता है, 2.0 मिल सकता है, लेकिन 2.1, 2.01 नहीं मिल सकता। ये मैक्स 2.2 कैसे आ गया आपका?
एलडीओ का मतलब क्या होता है? लो ड्रॉप आउट। ये बूस्ट ड्रॉप आउट थोड़ी है या बूस्ट कन्वर्टर थोड़ी है। वन पॉइंट नाइन, यहाँ पर 1.9 होना चाहिए, यह गलती से 2.9 हो गया, फिर 2 पॉइंट हो रहा है 1.9। जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2.9 लिखा है, जब बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर सर्किट पढ़ाया गया और एक 3 वीडियोस भी मिले थे, उसमें भी बताया गया था कि एलडीओ का मतलब है लो ड्रॉप आउट, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ये। तो अभी बताओ, ये 3.325 है, ये 3.4 बना सकता है क्या एलडीओ में? नहीं, कभी भी। जितना इनपुट हो रहा है उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता एलडीओ सर्किट, यही सिद्धांत है। अब यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और डायरेक्ट पहुंचेंगे एलडीओ सर्किट के अंदर। एलडीओ सर्किट में यहाँ पर कुछ कैटेगरीज देखने को मिलेगी। VREGS3 1P325, VREGS4 2P05 और VPH। जो एलडीओ आउटपुट हो रहा है यहाँ पर VPH के द्वारा 1P325 के द्वारा और 2P05 के द्वारा 3 वोल्टेज हैं, सबसे लो, सबसे हाई और ये बीच का। तो मेरे भाषा में, मतलब मेरे पढ़ाने के तरीके में, आउटपुट हमेशा कम होगा एलडीओ के अंदर, इस चीज़ को याद रखना। रिपेयर करते समय तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर जो VPH पावर देख रहे हो, इसके द्वारा जो एलडीओ बन रहा है ये है हायर एलडीओ। ये है हायर एलडीओ। और यहाँ पर जो 2.05 वोल्टेज के द्वारा जो एलडीओज बनेंगे ये है मिड एलडीओ। उसके बाद जो 1.325 के द्वारा बनेगा वो है लोअर एलडीओ। 3 कैटेगरी होगी इसके अंदर। लेकिन बोर्नियो में आप देखोगे, नॉट बोर्नियो, स्कीमेटिक के अंदर आप देखोगे तो आपको ये क्या बोलेगा? लोअर और हायर इसी को बोलेगा। तो VPH क्या है? सुपर हायर, इसलिए लोअर, मिड एलडीओ, हायर एलडीओ। जब आप किसी सर्किट को बनाओगे, अपनी स्टडी करोगे, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एक्सपेरिमेंट, सेल्फ फलाना ढिमकाना जो भी, उस समय इस प्रकार से लोअर, मीडियम, हायर, और ब्रैकेट में लिख दोगे लोअर और हायर भी। VPH वाला एलडीओ कितना आउटपुट करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर ये बता रहा है VPH के द्वारा L8 11 12 17 22, यहाँ पर है L8 2.9 10 2.8 11 2P95 12 2P95, उसके बाद 13, ठीक है, उसके बाद में 17 2P85 18